हाय, वेलकम टू स्टील डिज़ाइन पीबी विद क्रेन। इसके पार्ट वन में हमने जाना कि क्रेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्रेन वर्क कैसे करती है। अभी हम पार्ट टू में जानेंगे कि क्रेन्स के व्हील लोड से जो पॉइंट लोड क्रिएट होता है वो ब्रैकेट पे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या लेते हैं और कोडल प्रोविजंस क्या हैं। ठीक है। अभी पार्ट वन में जो मिस हो गया था वो एक था कंपोनेंट व्हील बेस। अब व्हील बेस क्या होता है? व्हील बेस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी व्हील बेस। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर्स टू रेल। अब ये जो लिफ्टेड वेट और क्रैब है, जब ये हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो रेल के ट्रांसवर्स में एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्रिएट होगा, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर टू द रेल। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन फोर्स अलोंग द रेल। अब ये पूरी जो असेंबली है, ये पूरी असेंबली जब लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल होगी तो एक ट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा रेल के पैरेलल में। ठीक है, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन फोर्स। अब देखो क्रेन लोड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की विड्थ है 20 मीटर, बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 9 मीटर एंड द बेस स्पेसिंग इज 7.5। बेस स्पेसिंग इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। जो हमने क्रेन ईओटी क्रेन ली है वो ली है डबल गर्डर। ये डबल गर्डर ईओटी क्रेन है। अब उसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 10 मेट्रिक टन है। ओके। अब व्हील बेस क्या है? व्हील बेस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स। अब व्हील बेस को हम कैसे डिसाइड करेंगे? व्हील बेस जो है, जो जनरली हम कंसिडर करते हैं वो होता है कि अगर आपका जो क्रेन का जो स्पैन है अप टू 17 मीटर है तो हम एज्यूम करते हैं कि व्हील बेस होगा 2.5 मीटर। अगर 17 से 21 मीटर हमारा क्रेन स्पैन है तो हम 3150 व्हील बेस लेंगे। अगर 21 से 28 मीटर का आपका क्रेन का स्पैन है तो हम व्हील बेस को एज्यूम करेंगे 4 मीटर। और अगर 28 से 34 मीटर का आपका क्रेन स्पैन है तो हम व्हील बेस को अकॉर्डिंगली 5 मीटर एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये हो गया व्हील बेस। तो हमारे केस में क्या है? हमारे केस में बिल्डिंग की विड्थ 20 मीटर है तो इस स्पैन के लिए हमारा व्हील बेस हो जाएगा 3.15 मीटर। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट है ब्रिज वेट। ब्रिज वेट हमने एज्यूम किया है 9 मेट्रिक टन। ठीक है, क्रैब वेट इज 4 मेट्रिक टन। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम व्हील लोड। अब व्हील लोड को कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब व्हील लोड को हम लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपके पास क्रेन का डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप ये जो आपने जो एजम्पशंस लिए हैं इनसे आप व्हील लोड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हील लोड हमारा कितना होगा? 9 डिवाइड बाई 2। ये ब्रिज दो पार्ट में, ब्रिज का वेट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, प्लस 4.5। 4.5 इज नथिंग बट द ट्रॉली वेट एंड देन प्लस 10 is the lifted weight और डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड इनटू 2 व्हील्स। तो हमारा जो व्हील मैक्सिमम व्हील लोड है वो हो गया 95 किलो न्यूटन। सेम हॉरिजॉन्टल व्हील लोड ट्रांसफर टू द रेल। अब हॉरिजॉन्टल व्हील लोड के लिए कैसे कैलकुलेट करना है? हॉरिजॉन्टल व्हील लोड, हॉरिजॉन्टल व्हील लोड के लिए कोड में प्रोविजंस हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर टू द रेल। आप देखेंगे IS 875 पार्ट 2 का क्लोज 6.3.2 वो कहता है कि फॉर इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन्स विद ट्रॉली हैविंग रिजिड मास फॉर सस्पेंशन और लिफ्टिंग वेट, उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल व्हील लोड निकालने के लिए 10% ऑफ वेट ऑफ द क्रैब एंड द वेट लिफ्टेड बाय द क्रेन्स एक्टिंग ऑन one crane deck rail acting in each direction and equally distributed among all the wheels on one side of a track। तो इसका मतलब है कि जो हमें क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल व्हील लोड निकालने के लिए हमको लिफ्टेड वेट प्लस ट्रॉली वेट 10 प्लस 4.5, ओके, इनका 10% आपको लेना है व्हील लोड निकालने के लिए। अब जो निकल के आएगा ये वाला
ये जो निकल के आया वो डिवाइडेड हो जाएगा 2 व्हील्स में, तो डिवाइड बाय 2 इजकल टू 0.725 मेट्रिक टन इजकल टू 7.25 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है। हॉरिजॉन्टल व्हील लोड कैसे निकालना है फिर से समझते हैं। हॉरिजॉन्टल व्हील लोड ट्रांसफर टू द रेल निकालने के लिए ये वाला होगा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये ट्रांसफर्स टू द रेल, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल व्हील लोड। हॉरिजॉन्टल व्हील लोड निकालने के लिए जितना भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मींस ट्रांसफर्स टू द रेल के डायरेक्शन में जो भी आपके कंपोनेंट्स मूव कर रहे हैं, कौन कौन से मूव करेंगे, जो वेट लिफ्ट किया हुआ है नंबर 1 ये, और नेक्स्ट जो है आपका जो ट्रॉली है, ये दो ही मूव करेंगे ट्रांसफर्स टू द रेल। तो इन दोनों को सम अप करके उसका 10% जो होगा वो हॉरिजॉन्टल व्हील लोड होगा। अब जो वो 10% है वो दोनों व्हील्स में डिवाइडेड होगा, तो एक व्हील में निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 हमने किया है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन फोर्स अलोंग द रेल। सेम ऐसे ही, ये तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आ गया, अब एक इस डायरेक्शन में आएगा अलोंग द रेल। अलोंग द रेल के केस में सिंपल वही है जो कोड क्या बोलता है, कोड बोलता है इसके लिए horizontal traction force is nothing but the 5% of all static wheel load। मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो टोटल स्टैटिक व्हील लोड का 5% होगा। ये आप पढ़ सकते हैं IS 875 पार्ट 2 का क्लोज 6.3.2। ओके, तो यहाँ पे हमने जो हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन फोर्स अलोंग द रेल निकाला है वो 5% ऑफ स्टैटिक व्हील लोड, ये 95 जो निकाला था 95 प्लस 95 उसका 5%, तो ये कैलकुलेट हो गया आता है हमारे 95 किलो न्यूटन। यहाँ तक सब क्लियर है। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, मैक्सिमम व्हील लोड आप निकाल ही लेंगे। हॉरिजॉन्टल व्हील लोड ट्रांसफर टू द रेल इज नथिंग बट द 10% ऑफ द मूविंग लोड। मूविंग लोड इज योर लिफ्टेड वेट एंड द ट्रॉली वेट। यहाँ तक क्लियर। हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन फोर्स इज नथिंग बट द 5% ऑफ द स्टैटिक व्हील लोड, मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड वो आपने निकाल लिया है। ठीक है, ये क्रेन डाटा आपको अगर क्रेन वेंडर कोई है किसका डाटा आपके पास है तो क्रेन वेंडर से डायरेक्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ये आर मैक्स इन्होंने निकाल रखा है, मैक्सिमम व्हील लोड। ठीक है, और यहाँ पे व्हील बेस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको सारा क्रेन वेट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो अगर किसी क्रेन वेंडर से आपको डाटा मिल जाता है तो आप डायरेक्टली वहाँ से इस डाटा को उठा सकते हैं। जैसे आप इसको कैसे रीड करना है, देखो इन्होंने दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, 10 मेट्रिक टन क्रेन, डबल गर्डर डाटा क्रेन और स्पैन इज 20 मीटर, लोड इज 10,000 kg, मतलब 10 मेट्रिक टन क्रेन का ये डाटा है। ओके, यहाँ पे ये इसका आर मैक्स डायनेमिक व्हील लोड दिया हुआ है 92.8 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपको क्रेन वेंडर का डाटा मिल जाता है तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपने क्लोज 6.3.2 IS 875 पार्ट 2 का जरूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम रिएक्शन एट ब्रैकेट। अब ब्रैकेट पे मैक्सिमम रिएक्शन आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका कॉलम है, दोनों कॉलम है, और ये आपका बेस स्पेसिंग है 7.5 मीटर। अब मैक्सिमम रिएक्शन ब्रैकेट पे कब आएगा, जब एक व्हील इसके पास इसके ऊपर होगा, एग्जैक्ट एक व्हील यहाँ पे होगा। इसको इस तरह समझते हैं, मैक्सिमम रिएक्शन ऑन क्रेन ब्रैकेट, इसको हम डिनोट करते हैं आर मैक्स से। मैक्सिमम रिएक्शन ऑन क्रेन ब्रैकेट इज नोटेड बाय आर मैक्स। यहाँ पे हमने आर मैक्स से डिनोट किया है। तो आप देखिए आपका व्हील लोड कितना था 95 किलो न्यूटन, दूसरा व्हील भी 95 किलो न्यूटन, और यहाँ पे जो आपका व्हील बेस था वो 3.15 किलो न्यूटन। 7.5 इज योर बेस स्पेसिंग। राइट, यहाँ तक सब क्लियर है। अब देखिए मैक्सिमम रिएक्शन ऑन क्रेन ब्रैकेट आर मैक्स इज इक्वल टू 95, ये तो पूरा पूरा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया 95 ये वाला व्हील का। ठीक है, अब सेकंड वाले व्हील का जो कंपोनेंट है उसके लिए 95, 7.5 इज योर बेस स्पेसिंग, 3.15 इज योर व्हील बेस, ओके, डिवाइडेड बाय 7.5 इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन, कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम रिएक्शन ऑन क्रेन, सॉरी, अब यह मिनिमम रिएक्शन ऑन क्रेन ब्रैकेट आर मिनिमम। इसके लिए हमारा जो थंब रूल है वो है कि जो मिनिमम रिएक्शन आएगा, मैक्सिमम अगर 150 किलो न्यूटन है तो मिनिमम रिएक्शन इसका 40% होगा। 40% ऑफ 150 कितना होगा, 40% ऑफ 150 होगा आपका
60 किलो न्यूटन। तो आप इसको थंब रूल से मिनिमम रिएक्शन को 60 किलो न्यूटन ले लेंगे। मिनिमम रिएक्शन तो समझते हैं ना क्या है? मिनिमम रिएक्शन होगा, सपोज कीजिए ये एक फ्रेम है और ये इसके दो ब्रैकेट्स हैं। अगर यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे मिनिमम होगा, क्योंकि आपका लिफ्टेड वेट यहाँ पे है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हमने निकाल लिया मैक्सिमम रिएक्शन और मिनिमम रिएक्शन। नेक्स्ट उसी तरह से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑन क्रेन ब्रैकेट, जो हमारा हॉरिजॉन्टल व्हील लोड आया था 7.25 किलो न्यूटन, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी ब्रैकेट पे निकाल लेंगे। ठीक है, सेम वो आया हमारा 11.46 किलो न्यूटन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टर्म हमारी आती है हेडरूम क्लियरेंस। हेडरूम क्लियरेंस क्या होती है? आपने डाटा आपके पास मिल गया, आपने पूरा लगा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि आपके यहाँ पे जब क्रेन लगाने की बारी आई तो क्रेन लगाने के लिए स्पेस ही नहीं है, आपने ब्रैकेट इतने ऊपर लगा दिया है। तो हमारा हेडरूम क्लियरेंस क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन योर क्रेन बीम एंड द बॉटम ऑफ राफ्टर। ये होगा हमारा हेडरूम। ओके, तो हेडरूम के लिए हम क्या करते हैं? हेडरूम क्लियरेंस हम कम से कम 2 मीटर से कम नहीं रखते हैं। अगर ये स्पेसिंग हमारी 2 मीटर होगी तो हमारी ये जो क्रेन है, क्रेन ब्रिज है, ये वाला हमारा येलो कलर के से जो हमारा ब्रिज है वो इजीली यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इस हेडरूम को आप कभी भी 2 मीटर से कम ना रखें। अगर कम लेना भी है तो क्रेन वेंडर से एक बार इसको अप्रूव करा लें कि कितना स्पेस उसकी क्रेन को यहाँ पे फिट करने के लिए चाहिए। कुछ स्पेस होगा आपके ब्रिज का और कुछ स्पेस आपको ये वाला ऊपर चाहिए होगा मेंटेनेंस के लिए। ओके, कि इसके ऊपर एक बंदा जाके इसको मेंटेनेंस कर पाए। तो ये होगा आपका हेडरूम क्लियरेंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है इम्पैक्ट अलाउंस फॉर क्रेन गर्डर एंड सपोर्टिंग कॉलम। ओके, तो IS 875 पार्ट 2 का जो क्लोज है 6.3 वो बोलता है इम्पैक्ट अलाउंस फॉर क्रेन गर्डर। अब इसमें क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन्स के लिए जो इम्पैक्ट फैक्टर लेना है वो आपको 25% लेना है। 25% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक लोड फॉर क्रेन गर्डर फॉर ऑल क्लासेस ऑफ क्रेन्स। यहाँ तक क्लियर है? ये आपको 25% इम्पैक्ट आपको क्रेन बीम के डिज़ाइन में भी लेना है, और जब आप फ्रेम डिज़ाइन करेंगे तो आपको ब्रैकेट के ऊपर जो आपका अभी हमने रिएक्शन निकाला है उसको भी हमको 25% बढ़ा देना है। इसको हम आगे देखते हैं लाइक दैट। ओके, अब हमारा जो मैक्सिमम रिएक्शन आया था वो आया था 150 किलो न्यूटन। ओके, अब इसको हम फ्रेम डिज़ाइन करने के लिए इसमें इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से। तो आर मैक्स हमारा आया विद इम्पैक्ट, आर मैक्स विद इम्पैक्ट 187.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मिनिमम जो रिएक्शन है उसमें हम इम्पैक्ट केवल हम आर मैक्स, मैक्सिमम रिएक्शन में केवल इम्पैक्ट फैक्टर ऐड करेंगे। ओके, मिनिमम में नहीं करेंगे, राइट? और हॉरिजॉन्टल में तो इम्पैक्ट आएगा नहीं, वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो है मूवमेंट की वजह से क्रिएट हो रहा है, राइट? यहाँ तक सब क्लियर है? अब नेक्स्ट प्योर लोड केसेस फॉर क्रेन सपोर्टिंग फ्रेम। अब क्रेन सपोर्टिंग फ्रेम को डिज़ाइन करने के लिए इस क्रेन के मूवमेंट की वजह से कितने केस आपको बनाने पड़ेंगे वो देखेंगे। तो पहला केस होगा जब इस लेफ्ट साइड के ब्रैकेट पे मैक्सिमम रिएक्शन होगा और हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है उसका डायरेक्शन होगा प्लस में, और इस पे होगा आर मिनिमम, राइट? ये होगा फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा? ये जो हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, बाकी सब सेम रहेगा। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस पे क्या आते हैं? थर्ड केस में क्या होगा? आर मैक्स जो है वो अब राइट साइड में होगा। राइट साइड में आर मैक्स होगा विद पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये हो गया हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस क्या होगा? सेम, बस ये हॉरिजॉन्टल फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स चेंज क्यों हो रहा है? देखिए, एक बार क्या है, अगर ये हमारा लिफ्टेड वेट इस डायरेक्शन में मूव करता है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगता है। जब ये लिफ्टेड वेट हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाता है। तो इसी तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स जैसे जैसे चेंज होगा आपका केस भी नया बन जाएगा। तो हमारे अगर एक ही क्रेन है स्पैन में तो हमारे कितने केस होंगे? 4।
राइट। तो अभी के लिए इतना ही, वरना आप ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई तो आप सारा भूल जाएंगे जितना आपने अभी अभी वीडियो में सीखा है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं @PEBdesign। आप टेलीग्राम में जाएंगे और सर्च करेंगे @PEBdesign, तो आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा और आप वहाँ पे कोई भी अपना डाउट किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं stadfordesign@gmail.com। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी कंप्लीटली स्टैड के ऊपर होगी। स्टैड पे हम जाएंगे और जो हमने जितने भी लोड्स निकाले हैं वहाँ पे एक ब्रैकेट मॉडल करेंगे, ब्रैकेट के ऊपर लोड डाल के हम अपने फ्रेम को डिज़ाइन करेंगे। ओके, तब तक थैंक यू।